मंडी जिला के उपमंडल सरकाघाट के अंतर्गत आने वाली राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पोंडा में साइंस फेयर का आयोजन हुआ, जिसमें करीब 50 साइंस छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस दौरान बच्चों द्वारा बनाए गए मॉडलों की प्रदर्शनी की गई। पोंडा स्कूल के शिवम और आर्यन ने जेसीबी का मॉडल बनाया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मंडी जिला के उपमंडल सरकाघाट के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पोंडा में साइंस फेयर का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में जमा एक साइंस स्टूडेंट्स शिवम और आर्यन ने जेसीबी का मॉडल साइंस अध्यापक मुकेश की देखरेख में तैयार किया। उन्होंने जेसीबी को चलाकर भी दिखाया और जेसीबी क्या क्या कर सकती है इसकी विस्तृत जानकारी दी। यह मॉडल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और क्षेत्र में इन दोनों बच्चों की लोग भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। साइंस अध्यापक ने बच्चों को बधाई दी और कहा कि बच्चे आगे भी इसी तरह क्रिएटिविटी करते रहें और अच्छा मुकाम हासिल करें। वहीं छात्र शिवम और आर्यन ने बताया कि यह मॉडल उन्होंने 2 दिनों में तैयार किया है। इसे चलाना आसान है और इस पर ज्यादा खर्चा भी नहीं हुआ है। ये मैंने हाइड्रोलिक जेसीबी का मॉडल बनाया है। ये मॉडल मैंने रियल जेसीबी से प्रेरित होकर बनाया। मैंने सोचा कि वो कैसे काम करती होगी और उसे देखकर इस पे काम किया। ये सब एकदम सिंपल चीज़ों से बना है, जैसे कार्डबोर्ड, कैन, सिरिंज और ग्लूकोज पाइप। इसमें ये पास्कल लॉ पे बेस्ड है। जब हम किसी एक सिरिंज पे प्रेस डालते हैं तो इसका फ्लूइड आगे होके इसके पार्ट्स, इसके जॉइंट्स में पार्ट्स पे काम करते हैं और इसकी मूवमेंट होने में हेल्प होती है इससे। और इसकी विशेषता है कि इसकी विशेषता ये है कि ये बहुत ज़्यादा हैवी लोड को भी एकदम आसानी से उठा सकता है और इसे चलाना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। और हमने ये हाइड्रोलिक जेसीबी बनाई है, जिसमें ज़्यादा सिंपल सामान है, जैसे कार्डबोर्ड, इंजेक्शन, सिरिंज, ग्लूकोज पाइप्स। और ये हमने ये 2 दिन में बनाने की कोशिश की और 2 दिन में ये कंप्लीट होगी। ये पास्कल लॉ पे डिपेंड करती है और ये ज़्यादा से ज़्यादा वज़न को आसानी से लिफ्ट करने में आसानी करती है। और जैसे कि इसे चलाने भी ईजी है और ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होती और ये बड़े से बड़े काम को आसानी से कर देते हैं। ये हमने रियल जेसीबी से प्रेरित होकर किया है। हम रास्ते जा रहे थे तभी हमने जेसीबी को काम करते हुए देखा। तभी मैंने और मेरे दोस्त ने सोचा कि हम ऐसी जेसीबी का मॉडल तैयार करते हैं। जिस स्कूल से भी हमें मॉडल एग्जीबिशन के लिए कहा गया था, तो हमने सोचा कि यह हाइड्रोलिक जेसीबी चलाते हैं। हमने रियल जेसीबी को देखा तो हमने सोचा कि वो किस प्रकार से काम करती है। वह प्रेशर अप्लाई करते हैं जिससे वो आसानी से काम करती है। उधर प्रधानाचार्य सरिता शर्मा ने बच्चों की पीठ थपथपाई और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए दूसरे बच्चों द्वारा बनाए मॉडलों की भी सराहना की और उनका मनोबल बढ़ाया। दोनों छात्र मध्यवर्गीय परिवार से संबंध रखते हैं और गांव मोही के निवासी हैं। दोनों छात्र पढ़ाई लिखाई और खेलकूद अन्य गतिविधियों में भी भाग लेते रहते हैं। एक ही दिन हमने सोचा कि क्यों ना हमारे बच्चे जो हैं वो आरए के अंतर्गत, जो एक समग्र शिक्षा के अंतर्गत एक राष्ट्रीय आविष्कार अनुसंधान कार्यक्रम जो है उसका आयोजन किया जाता है, तो उस आयोजन को हमारे पाठशाला में भी करवाया गया और उसमें बच्चों को साइंस एग्जीबिशन लगाने के लिए कहा गया था, जिसमें लगभग 50 बच्चों ने साइंस एग्जीबिशन लगाई, अपने अपने मॉडलों का प्रदर्शन किया और साइंस के जो मॉडल थे उन्होंने विभिन्न प्रकार के मॉडल बनाए और लगाए। उनमें से जो एक लिफ्ट मशीन थी, जिसको कि आमतौर पर जेसीबी के नाम से जाना जाता है, आम लोगों की भाषा में उसको जेसीबी कहा जाता है, तो उसको बहुत ही सराहनीय रहा। जो पेरेंट्स आए हुए थे, जो टीचर्स थे, सब ने उसकी बहुत प्रशंसा की और बच्चों ने उसमें अपने साइंटिफिक जो उनका टैलेंट है उसका इस्तेमाल किया और उसको एक वर्किंग मॉडल के रूप में प्रदर्शित किया, जो काफ़ी सराहनीय रहा। तो हमारी पाठशाला के ये बच्चे, जो 2 बच्चे थे, शिवांश और आर्यन, इन्होंने ये मॉडल बहुत ही अच्छी तरह से प्रदर्शित किया और हम सब इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि ये बच्चे आगे जाके भावी वैज्ञानिक बने, ऐसा हम सभी जो अध्यापक हैं। और इसमें विशेष रूप से हमारे मुकेश शर्मा जी जो फिज़िक्स के प्रवक्ता हैं, उनका विशेष योगदान रहा, जिन्होंने कि बच्चों को इस मॉडल को बनाने के लिए प्रेरित
बिलासपुर की गोविंद सागर झील में एक मोटर चालक को पानी में तैरता हुआ पत्थर मिला है। बताया जा रहा है कि यह पत्थर राम सेतु बनते वक्त इस्तेमाल हुए थे। मोटर चालक विजय चंद ने इस पत्थर को साथ लुहनू मैदान के हनुमान मंदिर में हनुमान को अर्पित किया है। अगर कोई और होता तो इसे घर ले जाता, लेकिन विजय कुमार ने अपनी श्रद्धा का परिचय दिया। वहीं जब यह खबर लोगों तक पहुंची तो सभी दर्शनों में जुट गए हैं। नमस्कार सर, जैसे मैं कल सवारियाँ लेके जा रहा था ना बोट से, तो मैंने देखा कि सेंटर में कुछ चीज़ तैरती हुई देखी मैंने। जब मैंने इसको हाथ में उठाया तो इसमें पत्थर लगाए, फिर मैंने दोबारा से पानी में फेंका उठा के, फिर ये दोबारा तैर गया। फिर मैंने इसको उठा के ले आया साइड में, फिर मैंने सबको दिखाया और फिर मैंने इसको ये मंदिर में रख दिया और पानी में इसमें तैरता हुआ तो ये रख दिया मैंने मंदिर में। आज जैसे ही हमें पता लगा कि मंदिर में एक तैरता हुआ पत्थर जो आस्था का केंद्र बना हुआ है, ये एक मोटर बोट वाले जो हमारे यहाँ सतलुज में मोटर बोट चालक हैं, उनको ये तैरता हुआ मिला है और उसको उठा के इन्होंने यहाँ हनुमान मंदिर में स्थापित किया है। जैसे हमें पता लगा सब दर्शन करने आए, हमने भी यहाँ दर्शन किए और जैसे साथ साथ देखा तो ये पत्थर तैर रहा है और ये भगवान श्री राम की आस्था का और उससे बना हुआ है। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर मणिमहेश कैलाश मानसरोवर में शाही स्नान की परंपरा है। इस परंपरा को निभाते हुए इस बार भी जम्मू कश्मीर के डोडा, किश्तवाड़ और भद्रवाह के श्रद्धालुओं ने देवताओं की पवित्र छड़ी को डल झील में स्नान करवाया। वहीं हिमाचल में बलि प्रथा को बंद करने पर रोष भी जताया। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर मणिमहेश कैलाश मानसरोवर में शाही स्नान करने की परंपरा है और सदियों से इस परंपरा को जम्मू कश्मीर के डोडा, किश्तवाड़ और भद्रवाह के श्रद्धालु साथ लाई देवता की पवित्र छड़ी को स्नान करवाते हैं। उसके बाद ही अपने घरों को लौटते हैं। आज भी बहुत सारे इन श्रद्धालुओं ने शाही छड़ी को स्नान करवाया और वापस चंबा लौटे। लोगों ने जहां जिला प्रशासन की अच्छी कार्यकुशलता पर बधाई दी, वहीं उनका यह रोष भी रहा कि उनकी प्राचीन संस्कृति और देवताओं को मनाने की परंपरा को हिमाचल सरकार ने बैन कर दिया है। उस बलि प्रथा को फिर से लागू किया जाए। इन लोगों का यह भी कहना है कि यहाँ यह बलि प्रथा किसी शौक के कारण नहीं दी जाती है, बल्कि अपने इष्ट देव से मांगी गई मन्नत को पूरा होने के बाद ही दी जाती है। इन लोगों ने हिमाचल प्रदेश सरकार से यह मांग की है कि हमारी इस प्राचीन परंपरा को फिर लागू करने की अनुमति दी जाए। मेरा ये 42 साल होना था कि बदकिस्मती के साथ 2020 में नहीं आ पाए, तो 41 साल रह गए हमारे। 41 से हमारा चक्कर चला है। इधर दर्शन करके हम आगे भेज दिए भोलेनाथ में वापस। तो आपको कितने दिन हो गए सफर करते हुए जी? आज सफर करते हमें 14 दिन हो गए, 15 लगेगा। हम कल पहुँचेंगे शाम को घर के अपने जी। तो इस बार जो आपकी ये बड़ी भेष यात्रा थी, किस तरह की रही? बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छी रही। मौसम का किस तरह? मौसम भी बहुत अच्छा रहा, धूप निकली, दर्शन अच्छे हुए। बहुत मतलब इस साल भोलेनाथ ने बहुत खुश करके भेज दिया हम लोगों को। तो आपकी ये जो यात्रा होती है पैदल ही करते हैं? ये पैदल करते हैं सर जी, पैदल करते हैं। अब लगे गाड़ी में करने लोगों से वो किस वजह से कि जो हम बलि लाते थे, भेड़ बकरी जो मतलब बलि आती थी, वो तो प्रथमा खत्म कर दी ना। तो अब ये तो अब पैदल गाड़ी में चलना लोगों देखिए हमें वालों के लिए क्यों नहीं, वो हमारे जेंट के वालों के लिए बंद कर दिए सर। वहाँ तो हम बेडू देखते हैं, 200 बेडू काटा जा रहा है सर। तो हमारी जेंट के वालों के लिए बिल्कुल बंद कर दिए है सर, आने नहीं देते। हमारी जो मनते होती है वो पूरी नहीं हो रही है सर। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे लिए भी बेडू बकरा का जो बलि लगती है तो वो भी हमें भी खुल हो जाए, हम भी ले जाए, हमारे भी जो सुख नहीं करते हैं वो पूरी हो जाए सर। बाकी पर्व सारा ठीक ठाक किया जा रहा है। प्रकाश करते हैं गवर्नमेंट के पास, हम गवर्नमेंट के साथ कि हमारा जो भी पुराना कल्चर था वही बहाल किया जाए। श्रद्धालुओं ने कहा कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से इस बार उनकी यात्रा अच्छी रही। भगवान भोले की कृपा के चलते किसी प्रकार की कोई जानी हानि नहीं हुई। जहां तक जिला प्रशासन की बात है, प्रशासन का भी बहुत अच्छा प्रबंध रहा। पंजी को निकले थे, 12 दिन के बाद वो वहाँ पे पहुँच गए। अच्छा दर्शन भी हुआ, ठीक ठाक पहुँचे, कोई कमी नहीं रही, ठीक ठाक रहे। तो इस बार भगवान भोलेनाथ की बड़ी कृपा रही? बड़ी कृपा, बड़ी बहुत मौसम भी ठीक रहा, झाड़ बड़ा सोना सुंदर,
बंदे भी ठीक रहे, कोई बीमार नहीं हुए, कोई कुछ नहीं हुआ, हाँ। सब ठीक रहे। हाँ, सब ठीक रहे, दर्शन भी भगवान के चंगे हुए, सब कुछ। आपको कितने साल हो गए यात्रा करते हुए? मेरे को 23 साल हो गए। 23 साल। हाँ। बहुत अच्छा रहा। हम 14 दिन से पैदल यात्रा कर रहे थे, तो बहुत अच्छे दर्शन भी हुए, बहुत मज़ा आया। तो आप कितने दिन घर से चले हुए इस यात्रा को लेकर? हम 25 को निकले थे, तो मतलब तब से कंटिन्यू चल रहे थे। 14-15 दिन हो गए आपको? 15 दिन हो गए। तो आपको जैसे आपने देखा कि वहाँ पे जो प्रशासन था उसकी कैसी वो रही थी, कैसा प्रशासन का सहयोग रहा? अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा हाँ, रहा। बहुत अच्छा रहा। तो अब आज आपका पड़ाव चंबा में हाँ है, जी। तो इसके बाद हम कल भद्रवाह जाएंगे, उसके बाद अपने अपने घर जाएंगे। जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली में अब सड़क बहाली के काम में पर्यटन कारोबारी से जुड़े लोग भी आगे आए हैं। श्रमदान करने वालों की संख्या 8 से 60 पहुंच गई है, जिनमें महिला पर्यटक कारोबारी भी विशेष रूप से शामिल हैं। मनाली में सड़क बहाली के लिए पर्यटन कारोबारी मैदान में उतरे हैं और मजदूरों के साथ मिलकर श्रमदान किया जा रहा है। मंगलवार को यहां पर ट्रैवल एजेंट यूनियन के अध्यक्ष बुद्धि प्रकाश अपने 7 साथियों के साथ ब्यास नदी में क्रेट वॉल लगाने का काम कर रहे मजदूरों की मदद के लिए आगे आए थे। बुधवार को यह संख्या 28 हो गई और अब यह संख्या 60 पहुंच गई है, जो अपनी ओर से यहां पर मजदूरों के साथ मिलकर सड़क बहाल करने के लिए श्रमदान कर रहे हैं। हालांकि NHAI के द्वारा रांगड़ी में सड़क को वन वे कर दिया है और वाहनों की आवाजाही जारी है, लेकिन दोनों ओर से वाहनों की आवाजाही को शुरू करने के लिए इन दिनों ब्यास नदी के किनारे क्रेट वॉल लगाने का काम किया जा रहा है। वहीं मजदूर की संख्या कम होने के चलते यह काम धीमी गति से हो रहा था। अब पर्यटन कारोबारी खुद श्रमदान करने के लिए आगे आए हैं ताकि यहाँ पर जल्द से जल्द सड़क को दोनों ओर से वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल किया जा सके। ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष बुद्धि प्रकाश ठाकुर ने कहा कि NHAI के पास मशीनरी तो बहुत है, लेकिन मजदूरों की कमी है, जिस कारण क्रेट वॉल का काम लेट हो रहा है। क्रेट वॉल लगाए बिना सड़क दो तरफा बहाल नहीं होगी। इस प्राकृतिक आपदा से बाहर निकलने और पर्यटन को पटरी पर लाने को लेकर वह श्रमदान पर उतरे हैं। उन्होंने पर्यटन से जुड़े सभी एसोसिएशन से आग्रह किया है कि किसी को कोसने के बजाय श्रमदान पर उतरे। हम यही देख रहे हैं, NHAI अपना काम कर रही है, सरकार अपने तरीके से चल रही है, अच्छा काम कर रहे हैं। वो टाइम तो लगेगा क्योंकि त्रासदी बहुत ज़्यादा आई है। मनाली से रायसेन तक लगभग 13 पॉइंट है और लगभग ये 3200 मीटर का स्ट्रेच है। सारा स्ट्रेच की बात करें, लगभग 3200 3200 मीटर का स्ट्रेच है, जो हमें अभी डबल लाइन करना है। अभी सिर्फ सिंगल लाइन हो चुका है और डबल लाइन करने के लिए हमने ये सोचा, जैसे मैं चंडीगढ़ पढ़ता था तो वहाँ सुखना लेक में हम श्रमदान करते थे। विंटर में सेल्ट बाहर निकालते थे, श्रमदान के लिए जाते थे स्कूल की तरफ से। वैसे ही हमारे दिमाग में यह है, क्यों ना हम भी यहाँ श्रमदान दें, और श्रमदान देने से क्या है, वर्क जो है स्पीड अप और हो जाएगा। सरकार कर रही है, सेंट्रल सरकार कर रही है, स्टेट सरकार कर रही है, उसके साथ अगर हम भी अपना हाथ मिलाएं इनके साथ, तो ये जो काम 1 महीने में ना हो सकता है, 10 दिन में या 12 दिन में कंप्लीट करा जा सकता है। जो हम आज ट्रायल रन के लिए आए थे, मैं और ये मेरे जॉइंट सेक्रेटरी हैं देवलाल जी, और पीछे हमारे टीम वर्कर हैं, तो हम आज 8 लोग आए हैं यहाँ पर देखने के लिए। और हम जो रोड के ठेकेदार उनसे भी बात करिए, तो वो कल से और ज़्यादा सामान जो प्रोवाइड करवाएंगे और इसको और स्पीड अप करने की कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके, जिससे मनाली का टूरिज्म या चाहे हमारा हॉर्टिकल्चर, वो सब जो पटरी पर जल्दी से जल्दी आ सके। अगर आप देखेंगे आजकल हर जगह सिंगल लेन है, उससे आधा घंटा 1 घंटे का जाम लग रहा है। जब तक ये डबल लाइन नहीं हो पाएगा तब तक नहीं हो सकता है हमारा उद्धार। बता दें कि जुलाई महीने में आई बाढ़ के चलते कुल्लू से मनाली तक सड़क मार्ग बुरी तरह से प्रभावित हुआ, तो वहीं पतली कुल से रांगड़ी तक 13 जगह ऐसी है जहां सड़क बुरी तरह से बह गई है। इसके अलावा रांगड़ी में 3200 मीटर सड़क का भी नामो निशान मिट गया है। सड़क मार्ग के खराब होने के चलते पर्यटन नगरी मनाली अब सूनी पड़ गई है। ऐसे में अब सड़क बहाली का काम भी शुरू कर दिया गया है, लेकिन अभी भी वॉल्वो बस मनाली नहीं पहुंच पा रही है। इंदौरा क्षेत्र के डमटाल कस्बे के रहने वाले गणित विषय के प्रवक्ता विजय कुमार को दिल्ली में राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है। शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले वो हिमाचल प्रदेश से एकमात्र शिक्षक हैं। विजय कुमार का स्कूल में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। कुमार को राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आज मोहटली स्कूल में पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत हुआ। गणित को सरल ढंग से पढ़ाने के लिए प्रवक्ता विजय कुमार ने मोहटली
स्कूल में एक स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किया है। उन्होंने स्कूल में मैथमेटिक्स पार्क भी बनाया है, जो कि हिमाचल प्रदेश का पहला पार्क है। पिछले 5 सालों में विजय कुमार का एक भी छात्र गणित विषय में फेल नहीं हुआ है, बल्कि उनमें से 70% छात्रों ने 75% से ज्यादा अंक हासिल किए हैं। पढ़ाई में कमजोर बच्चों में सुधार के लिए वह उन्हें ग्रुप बनाकर अतिरिक्त शिक्षाएं भी देते हैं। इसके अलावा विजय कुमार ऑनलाइन गणित क्विज और ऑफलाइन सरप्राइज क्विज प्रतियोगिताएं भी आयोजित करते रहते हैं। विजय कुमार ने बताया कि अधिकतर बच्चों में अन्य विषयों की तुलना में गणित विषय के प्रति डर रहता है। बच्चों के दिलों से उस डर को निकालने और गणित को सरल बनाने का ही उनका लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा उनको इसके प्रति सहयोग रहा है और आज बच्चों और जनता के स्नेह प्यार के चलते ही वे इस उपलब्धि को हासिल कर सके हैं। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि मैं इसी स्कूल का छात्र रहा हूँ और उसके बाद मुझे यहाँ सेवा करने का मौका मिला और यहाँ रहते हुए मुझे जो भारत के प्रथम सिटीज़न है महामहिम राष्ट्रपति जी से मुझे जो अवार्ड मिला, इससे ज़्यादा मेरे लिए गर्व की कोई बात नहीं है। सर, आपने जो स्टडी है स्टार्टिंग से मॉडल स्कूल से किया या अदर कहीं और स्कूल में किया आपने? मैं 6वीं से लेकर 10वीं तक इसी स्कूल का छात्र रहा हूँ। तो सर बेसिकल आप कहाँ के रहने वाले हो? मेरा गांव डमटाल है और जो यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरी जो शुरू की जो पढ़ाई है 1 से लेकर 5 तक मैंने डमटाल के प्राइमरी स्कूल से पूर्ण की है। उसके उपरांत मैं 6वीं से लेकर 10वीं तक की जो पढ़ाई है उस स्कूल में मैंने पूर्ण की है। सर, जो आपके फादर साहब थे वो क्या करते थे? वो मेरे पिताजी एक दुकानदार थे और वो अपनी पंचायत के प्रधान भी 3 बार पढ़ा रहे हैं और उन्होंने हमें बहुत ही अच्छी शिक्षा जो मुहैया कराई है और अच्छे संस्कार दिए हैं, जिसकी वजह से आज हम मैं तो जो आपकी माता जी रही वो क्या करते हैं? मेरी माता जी घरेलू हैं। उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा जो मैं बचपन में जो घर से जो शिक्षा मिलती है अच्छी, उन्होंने भी जितनी उन्होंने मुझे शिक्षा दी और अच्छा मुझे हमें प्रेरित किया और अच्छे संस्कार डाले, जिस वजह से शायद मैं आज कुमारवी शहर में पार्किंग और नो पार्किंग व्यवस्था बनाने के लिए बैठक हुई। बैठक उपमंडल अधिकारी कुमारवी गौरव चौधरी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें नगर परिषद कुमारवी, व्यापार मंडल, टैक्सी यूनियन के विभिन्न पदाधिकारियों ने भाग लिया। मंडलाधिकारी कुमारवी गौरव चौधरी ने बताया कि कुमारवी में पार्किंग व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए उपायुक्त आबिद हुसैन सादी के द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है। इस अधिसूचना को व्यवस्थित तरीके से लागू करने के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के लिए बैठक का आयोजन हुआ। शहर में पार्किंग और नो पार्किंग जोन को चिन्हित किया गया है। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी को यह निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी पार्किंग जोन हैं उनको जल्द कंक्रीट कर दिया जाए। साथ में नो पार्किंग स्थानों पर नो पार्किंग और पार्किंग स्थान पर पार्किंग के बोर्ड लगाए जाएं, ताकि लोगों को यह पता लग सके कि कहां वाहन खड़े करने हैं और कहां नहीं। इसके अतिरिक्त गौरव चौधरी ने टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों की समस्याएं भी सुनी। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक इस बार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।